हेलो डियर, स्वागत है आपका इस लेक्चर के अंदर। और हम जो बात कर रहे थे वो ब्लड की बात कर रहे थे, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड जो है वो अपने आप में 100% होता है। अब इसके दो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% पार्ट होता है, और रक्त कणिकाएं होती है वो 45% होती है। अब देखिए, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर, जल होता है। इसके अलावा प्रोटीन होता है। प्रोटीन, जल होता है वो 90 से 92%, प्रोटीन होता है वो 8 से 10%। ये एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन कितने परसेंट होता है, तो 8 to 10%। वाटर कितना होता है? 90 to 92%। यानी आप ये याद रख लो, 92% वाटर और 8% प्रोटीन। अब जो ये प्रोटीन होता है, इसमें एक तो एल्बुमिन प्रोटीन, फिर दूसरा ग्लोबुमिन प्रोटीन, और तीसरा फाइब्रिन, या फिर हम कह सकते हैं फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ये तीन होते हैं, यानी एल्बुमिन, फिर ग्लोबुमिन एंड फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन। ठीक है, 3। अब देखो, ये एल्बुमिन है, ये क्या करता है? परासरणीय क्रियाओं का नियमन करता है। परासरणीय क्रियाओं का नियमन। जो ये ग्लोब्यूमिन है, ये किसका काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र है। प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करेगा? विकास करेगा। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करेगा। और ये जो फाइब्रिन है या फाइब्रिनोजन है, ये रक्त में थक्का जमने में सहायक है। यानी किस में सहायक है? थक्का जमाने में। तो देखिए, प्लाज्मा है, प्लाज्मा 55%। इसके अंदर वाटर कितना है? 92%। प्रोटीन कितना है? 8%। कौन कौन से प्रोटीन? एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन एंड फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन क्या काम करता है? ये परासरणीय क्रियाओं का नियमन करता है। ग्लोब्यूमिन क्या करता है? ये प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है। और फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन क्या काम करता है? थक्का जमाने में सहायक है। अब देखिए, रक्त कणिका है, ये 3 टाइप की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। देखिए, आरबीसी है, आरबीसी में क्या नहीं होता? पहले तो ये याद रखना, कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए इसको भाई कणिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता। फिर इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में कौन काम आता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास कौन करता है? तो ग्लोब्यूमिन। फिर एल्बुमिन परासरणीय क्रियाओं का नियमन कौन करता है? तो अपने
एल्बुमिन। आरबीसी कोशिका विभाजन नहीं होता, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? इरिथ्रोसाइट। अब जो इरिथ्रोसाइट हैं तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो निर्माण की प्रक्रिया है, जो निर्माण के प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। निर्माण की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोपोइसिस। ये बात याद होगी यहाँ तक। अब देखिए आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए आरबीसी के निर्माण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आपको पता होगा जो अंडा होता है, ये एग है, एग के अंदर येलो येलो होता है, पीला, उसको बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं? यॉक। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यॉक की। यॉक में क्या होता है? आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी यहाँ पे आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है आरंभ, ठीक है ना। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? आरंभ होती है। फिर यकृत। यकृत में क्या होता है? देखो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? यॉक से। यकृत में क्या होता है? भ्रूणीय अवस्था में। कौन सी अवस्था? भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। फिर देखिए अस्थिर मज्जा। अस्थिर मज्जा। अस्थिर मज्जा में क्या होता है कि वयस्क अवस्था होती है। वयस्क अवस्था, उसमें आरबीसी का निर्माण। व्यस्त अवस्था में आरबीसी का निर्माण का आता है अस्थि मज्जा में। तो देखिए अस्थि मज्जा में कब निर्माण होगा? वयस्क अवस्था में। यकृत के अंदर क्या होगा? भ्रूणीय अवस्था में निर्माण होगा। और जो आरबीसी के प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो कहाँ आती है? यॉक में। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। देखो जो आरबीसी की उत्पत्ति है, आरबीसी की क्या उत्पत्ति, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। आरबीसी की उत्पत्ति को क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। आरबीसी का व्यास यानी डायमीटर, आरबीसी का व्यास होता है वो कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 7.5 माइक्रोमीटर। आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। देखो आरबीसी का आकार, हम बात करते हैं आकार की। आरबीसी का आकार भी स्तनधारियों में। आकार किसमें? स्तनधारियों में। आरबीसी का आकार कैसा होता है स्तनधारियों में? तो देखिए स्तनधारियों में जो आरबीसी का आकार होता है वो होता है बाइकॉनकेव। क्या होता है? बाइकॉनकेव होता है तथा केंद्र विहीन होता है। क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है। दो बात याद रखनी है। आकार तो स्तनधारियों में आकार क्या होता है? बाइकॉनकेव होता है एंड केंद्रक विहीन होता है। ठीक है। फिर बात करें अगर उभयचरों में आरबीसी का आकार, तो उभयचरों में आरबीसी का आकार होता है वो होता है बाई कॉन्वेक्स। क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स। दो चीज़ें याद है, स्तनधारियों में और उभयचरों में। उभयचरों में कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स। इसके अलावा इसमें क्या होता है? केंद्र युक्त होगा। ये केंद्र मुक्त होता है तो ये केंद्र युक्त। अब देखिए जो बाई कॉन्केव होता है और केंद्र विहीन होता है, तो आपको
इसमें ये बात भी याद रखनी है कि एक तो ऊँट होता है और एक होता है लामा। ऊँट एंड लामा, ये दोनों ऐसे जीव हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो कौन से स्तनधारियों में केंद्रक पाया जाता है? ऊँट और लामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी ये जो बातें हैं समझ में आ गई होगी। फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे बड़ी आरबीसी होती है, यानी सबसे बड़ी आरबीसी वो किस में होती है? उभयचर। सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर में होती है और वो भी कौन सा? मेंढक। किस में होती है? मेंढक में। सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर, और उभयचर में कौन? मेंढक। सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, छोटी आरबीसी किस में होती है? तो कस्तूरी मृग के अंदर। किसमें? कस्तूरी मृग के अंदर छोटी आरबीसी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर में मेंढक और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग में। अब देखिए आरबीसी की संख्या, हम आरबीसी की संख्या के बारे में बात करते हैं। आरबीसी की संख्या, तो देखिए मेल के अंदर, पुरुष के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन। कहने का मतलब 50 से 55 लाख घन। ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन घन क्यूब। ठीक है, फिर देखो फीमेल के अंदर 4.5 से 5 मिलियन घन। कहने का मतलब 45 से 50 लाख घन। ठीक है, यानी मेल के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब, एंड फीमेल के अंदर 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूब। और लाख में बात करें तो 50 से 55 और इधर 45 से 50। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। अब देखिए 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद में क्या होता है कि प्लीहा, किसके अंदर? प्लीहा में। प्लीहा में ये क्या होता है? सिक्कों के भांति। किसके भांति? सिक्कों के भांति क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर, सिक्कों के भांति एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं। कौन जम जाता है? आरबीसी, जिसे क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, और उसके बाद वो प्लीहा में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो नष्ट कैसे होगी? सिक्कों के भांति एक दूसरे के ऊपर जम जाती है। ठीक है, और इस जो प्रक्रिया है या जिसे क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन।